दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर है कि वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का निशान है और वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू। मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ध्यान है। तो ध्यान हमेशा कैरियर पे होना चाहिए, तभी कुछ आगे हो पाएगा। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपना ध्यान कहीं और यानी कि अपने कैरियर पे रखना है। कोई आपका दोस्त आपको इधर उधर की बातें बताता है तो उससे बच के रहना है। होता क्या है, जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए या फिर कॉलेज में जाता है, तो वो अपने इंस्टीट्यूट के बाहर देखता है कि कुछ बच्चे सुट्टा उड़ा रहे हैं और कूल थोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो कूल बनने के चक्कर में ही बच्चा भूल करता है, वो इस तरह की आदतों में पड़ जाता है, गलत दोस्त बना लेता है। तो हमेशा आपको याद रखना है, निश्चित ही माता पिता संरक्षक का अपना योगदान होता है हमारी भविष्य को सुनिश्चित करने में, हमारी फ्यूचर को सुनिश्चित करने में। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान जो मुझे लगता है पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे, वो दोस्तों का होता है। जैसे हमारे दोस्त, जैसे हमारे सराउंडिंग्स, वैसा हमारा भविष्य निश्चित हो जाएगा। तो अच्छे दोस्त बनाना, ऐसे दोस्त बनाना जो आपको पॉजिटिव रखें, मोटिवेट करें। 2026 का यही रेजोल्यूशन आप लेंगे कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो गलत बात, नेगेटिव बात आपसे करते हैं, हमेशा आपको डिमोरलाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनानी है और आपको ऐसे लोगों के क्लोज होना है जो आपको पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं आपका काम करने के लिए। तो अच्छे दोस्त बनाना है। साथ ही ये बात भी याद रखेंगे भाई, अच्छा दोस्त बनना भी है, केवल बनाने से काम नहीं चल रहा। हम जिसके दोस्त हैं उसके अच्छे दोस्त बने, उसको अच्छी बातें बताएं, वो गलत जा रहा है तो उसे गलत रास्ते पे रोकें और सही चीज़ें बताएं, पॉजिटिव रखें, उसका कॉन्फिडेंस हम हाई रखें, उसे पॉजिटिव रखें, उसे मोटिवेटेड रखें। ये हमारी एक तरह से जिम्मेदारी हो जाती है। हम बात कर रहे थे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पे, आज चर्चा करेंगे। मूल विधि की चर्चा हो रही थी, पुरानी क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी। बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे ये बताते हुए कि मूल विधि लगभग कंप्लीट हमने कर ली है। एक या दो वीडियो और आएगा, उसके बाद मूल विधि कंप्लीट हमारी तरफ से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट हमने नहीं बनाया, बहुत ही सटीक और शॉर्ट में चीज़ें हमने करी और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कवर कर लिए, संभावित क्वेश्चन सारे कवर कर लिए इस सीरीज में। तो क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस हमने कर ली, थ्योरी हमने सारी पढ़ ली किताब के साथ में, मूल PDF भी, मूल जो एक्ट है वो भी मैंने आपको खूब पढ़ाया। तो मुझे लग रहा है कुछ भी इसमें छूटा नहीं है, पर्याप्त है। बिल्कुल आप भरोसा रख के इतने पे आप स्ट्रिक्ट रहें, आप अपना समय एकदम सेलेक्टेड कंटेंट पे दें। ज़्यादा कंटेंट पे समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वहाँ आप मेहनत करेंगे और आप देखते भी रहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, या किताब आपके पास होगी, आप देखें क्वेश्चंस का लेवल क्या है। मूल विधि में यदि आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, कोई एक अधिनियम पढ़ा, तो सवाल बहुत बेसिक सा वहाँ से बनता है। यानी केवल रीडिंग मार रखी होगी तो सवाल बनाने की स्थिति में आप और हम हो जाएंगे। ये कुछ चीज़ें आपको लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पे, वो ऐसा है क्योंकि अभी मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड करी, फिर से पुरानी वाली प्रॉब्लम रिपीट हुई, कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं हो पाई, तो ये पूरा लिख गया, मेरे पास लिखा हुआ है सारा। तो मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा, आपका समय बचेगा और चीज़ों को आप साथ के साथ नोट करते चलेंगे। नोट करने से फ़ायदा क्या होता है आप सब जानते हैं। नोट करते समय हमारा दिमाग हमारे कलम पे होता है और कलम हमारी कुछ लिख रही होती है, तो ज़्यादा फोकस रहता है हमारा जिन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं उन पे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप कुछ पढ़ें अपने नोट्स साथ बनाते चलें, ताकि ज़्यादा फोकस के साथ जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हालांकि हमेशा के लिए याद किसी को नहीं होता, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात कर चुके। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया, इन सब चीज़ों पे बात हो चुकी। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात हो चुकी, किस तरह 72 का अधिनियम आया, इसकी बात हो चुकी। तो वन्यजीव संरक्षण की बात आई कहाँ से, आप पहले ये समझे। आप सब ने कहानियाँ सुनी होंगी कि एक राजा था और वो शिकार पे जाता था, और उस राजा के शिकार पे जाने की वजह से एक कारण तो शिकार का शौक लोगों का रहा, दूसरा औद्योगिकीकरण आया। औद्योगिकीकरण आते ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन आते ही वनों की कटाई होने लगी, वनों की कटाई होने लगी, शहरीकरण बढ़ा और साथ में बढ़ी जनसंख्या। और जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, शहरीकरण बढ़ा, औद्योगिकरण अपने चरम पे आया, जंगलों की कटाई हुई और जैव विविधता को इस मनुष्य ने, हमने और आपने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब इस नुकसान को देखते हुए कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, जिसमें जैसे कि मैं एक किताब की बात करूं, एक किताब है जिसका नाम है
साइलेंट स्प्रिंग। ये किताब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। इस किताब का नाम आप नोट कर लेंगे और लेखक का नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इन लेखक का नाम था रेचल कार्सन। ये एक किताब आई भैया 1962 में। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसके साथ एक और किताब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक है जो जैव विविधता से संबंधित है, मानव और नेचर से संबंधित है। इस किताब का तो नाम ही है मानव और नेचर, यानी मैन एंड नेचर। लेखक आपसे पूछ लिए जाएं, 1864 में ये किताब आई थी और इसके लेखक हैं श्रीमान जॉर्ज पी मार्श। ये आप याद रखेंगे, दो किताब इंपॉर्टेंट हैं, इनके लेखक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दो बातें क्लियर हुई। मैं आगे बढ़ूंगा। अब आगे बढ़ूंगा, जैव विविधता की बातें आई, ये सारी चीजें हमने देखी। तो क्या जैव जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से पहले क्या कहीं जीवों की संरक्षण की, जीवों की रक्षा की बात नहीं है? तो थोड़ा इतिहास की तरफ हम चलें तो हमने, चाहे वो छांदोग्य उपनिषद का वाक्य हो अहिंसा सर्वभूतानाम, यानी अहिंसा सभी जीवों के लिए होनी चाहिए, या फिर श्रीमद् भागवत गीता यानी महाभारत के शांति पर्व का एक श्लोक हो जो आपके सामने लिखा है अहिंसा परमो धर्मः। तो यहाँ से हमने चीज़ें शुरू की। एक एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी हो सकता है, इतिहास में आपने पढ़ा भी हो कि अशोक के पहले अभिलेख में, फर्स्ट अभिलेख, पहला अभिलेख अशोक का, जिसमें पशु बलि पर बाकायदा रोक अशोक ने लगाई थी। उसके बाद चाहे हम जैन की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, अपने सनातन की बात करें, श्रीमान महोदय गांधी जी की बात करें, तो सब अहिंसा पे बात करते रहे, अहिंसा की कोशिश करते रहे। तो उसी अहिंसा की तरफ ये हमारा एक कदम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। मैं शुरुआत करता हूँ चीज़ों की और चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश में लगता हूँ भाई। ये ग्रीन पेन मैंने ले लिया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्रमुख परियोजनाओं से। पिछली क्लास में हमने संत सांबोजी का वैष्णवी आंदोलन हमने समझा, हमने चिपको आंदोलन समझा, अप्पिको आंदोलन समझा, नर्मदा बचाओ आंदोलन समझा। तमाम चीज़ें पर्यावरण संरक्षण वाली क्लास में हमने कर ली हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ पिछली सारी क्लासेस आप लोग देख के आए होंगे और अगली क्लासेस के लिए भी आप तैयार रहेंगे क्योंकि मूल विधि के बाद पॉलिटी शुरू होगी, जो कि ज़रूरी है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, होमगार्ड का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें संविधान आता है, यानी जिसमें जीके आती है उसमें संविधान आता है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए और जनरल अवेयरनेस के दृष्टिकोण से भी आगे आने वाली क्लासेस उपयोगी होने वाली हैं। तो नए साल में संविधान का भी आगाज करेंगे, संविधान सीरीज लेके आऊँगा और इतनी शानदार संविधान सीरीज आऊँगा, ये दावा है मेरा, ये वादा है कि कांस्टेबल से लेके पीसीएस तक के सारे तो सवाल उसमें प्रीवियस ईयर के आपको कवर करवाऊंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि मूल विधि तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत नया सब्जेक्ट है, लेकिन जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा ना, चीज़ें क्लास में याद होंगी, ये मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ आपसे। अब आप समझे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ। 1972 में सबसे पहली बात ये अधिनियम आया। प्रमुख परियोजनाओं की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली परियोजना जो हमें पढ़नी है वो है हांगुल परियोजना। 1970 में ये परियोजना आई और हांगुल एक हिरण का नाम है, ये आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य की परियोजना है, राज्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस परियोजना के अंतर्गत दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ये मुख्य बातें इससे संबंधित। ये लिखा हुआ क्यों है मैं बता चुका हूँ, अभी मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड की थी, लिखा था सब, तो मैंने मिटाने से बढ़िया समझा कि लिखा हुआ है, इसी को बच्चों को, इसी को अपने साथियों को मैं समझा देता हूँ। अगली चीज़ है गिरी सिंह परियोजना। 1972 में आई। जहाँ भी गिरी शब्द दिख जाए, गिरी को गुजरात से तुरंत कनेक्ट करेंगे। एशियाई शेर के लिए ये परियोजना आई, जो एशियाई शेर केवल भारत में पाया जाता है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए बनाया गया, गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ इलाके में, गुजरात सरकार के द्वारा। ये 4-5 इंपॉर्टेंट बातें। प्रोजेक्ट टाइगर आता है 1973 में, यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है भारत में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं तत्कालीन, यानी इस 1973 में। उसके बाद अब तक 58 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। 58वां कौन सा है ये मैं आपको बताऊंगा, 57वां कौन सा है, क्योंकि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में एक बना, 2024 में एक बना, ये 2 मैं आपको बताऊंगा। और शुरुआत के 9 पे बात करेंगे। शुरू में 9 बनाए गए और अब तक 58 बन चुके हैं। 59वां यदि बना होगा, यदि बन जाए 2-4 दिन में, तो थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे इस चीज़ का, क्योंकि करंट अफेयर में जैसे ही कोई चीज़ आएगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगी। तो शुरुआत में 9 बनाए गए थे 73 में और अब तक 58 बनाए जा चुके हैं। सबसे पहला जिम कॉर्बेट उद्यान
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया 1973 में, जो अब के उत्तराखंड में और उस समय के यूपी में हुआ करता था। कान्हा आ जाए तो एमपी याद रखेंगे, 1955 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था, 73 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया। टाइगर रिजर्व से आप मतलब समझ रहे होंगे, अभी जब अधिनियम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि टाइगर्स पे इतना जोर क्यों दिया गया। अधिनियम में भी एक अध्याय जोड़ा गया टाइगर को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, इस पे भी हम बात करेंगे। टाइगर रिजर्व का मतलब वो स्थान, वो जगह अब टाइगर के लिए रिजर्व कर दी गई कि यहाँ पर अब टाइगर का नेचुरल आवास, एक तरह से यहाँ पर टाइगर को संरक्षण दिया जाएगा। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी अभी बात करेंगे, जो लखीमपुर खीरी में है, और 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में एक छोटा सा डाउट आपको हो सकता है, गुरुजी अंतर क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान जहां भी होगा वहां मानव की जो गतिविधियां हैं उन पे ज्यादा प्रतिबंध होता है, और वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव की जो गतिविधियां हैं उन पे कम प्रतिबंध होता है। इतना सा अंतर है। दोनों को घोषित करने की शक्तियां कभी केंद्र के पास होंगी तो कभी राज्य के पास होंगी। ये चीजें हम अधिनियम में पढ़ेंगे। और यदि पूरे देश में पूछ ले तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 107, और पूरे देश में वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो 544 के पार जा चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए जो फिलहाल में बने हैं, तो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से जरूरी होंगे, उन्हें आप पढ़ लेंगे। तीसरा, रणथंभौर राजस्थान में बना 1973 में, इसे भी टाइगर रिजर्व कहा। मडुमलाई जैसा नाम से दिखाई दे रहा है। देखो राजस्थान को कैसे याद रखेंगे, रा से ही तो रणथंभौर है, रा से ही राजस्थान आप याद रख लेंगे। इस तरह इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ये कलर क्यों बार बार भाई बदल रहे हो रावत साहब। और मडुमलाई तमिलनाडु, ये मामा दोनों में मैच किया। यहाँ देखें, यहाँ माँ है, यहाँ माँ है, ऐसे, या फिर मडुमलाई, 2 बार माँ आया, तमिलनाडु, नाम ही एक जैसे लग रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लग रहा है, इससे याद रख लेंगे। ये कर्नाटक के 2 हैं, नागरहोल और बांदीपुर, ये 1973 में टाइगर रिजर्व को आ गया। और ये बाद के 3, सरिस्का राजस्थान को याद रखेंगे क्योंकि सरिस्का में यहाँ रा दिखाई दे रहा है, राजस्थान में यहाँ रहा है, इस तरह याद कर लेंगे। सिमलीपाल को उड़ीसा से कनेक्ट करेंगे, और मानस को असम से। मानस और असम में तो कोई दुविधा होनी चाहिए, मानस असम, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन, दोनों में सा भी कॉमन है, दोनों में माँ भी कॉमन है। मानस और सम, असम में सम आ रहा है, इसमें भी मास आ रहा है, तो ऐसे इसे कनेक्ट करेंगे। ये कहानियाँ जरूरी हैं ताकि हमें चीज़ें याद रहें। इतनी सी भी चीज़ यदि आप दिमाग में बिठा लेंगे तो एग्जाम में जब आप ऑप्शन देखेंगे तो अपने आप ऑप्शन अपना जवाब दे रहे होंगे आपको। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो लखीमपुर खीरी में है, और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यूपी का। 87-88 में इसकी स्थापना की गई, 1987-88 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पीलीभीत जगह का ही नाम है, 2014 में ये बनाया गया था। अमनगढ़, ये बिजनौर में है, यूपी के बिजनौर जिले से आप सब परिचित होंगे। ये रानीपुर पूछ ले तो चित्रकूट में है, और देश का ये 53वां है, और 2022 में बना था। यूपी का सबसे लेटेस्ट रिसेंट पूछा जाए तो ये 53वां, जो कि रानीपुर में है टाइगर रिजर्व। अब करंट अफेयर की दृष्टि में आपको लेके चलता हूँ। सारे बच्चों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं इधर उधर की बातें करूं, मैं चाहता हूं कि सीधा केवल कंटेंट पे बात करूं। जितनी जल्दी हो सके मैं अपना काम करके निकलूं, आपका काम बचेगा उसके नोट्स बनाना, उसे रिवाइज करना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर मैं छोड़ के, मैं नहीं चाहता कि बच्चा मेरी वीडियो ही देखता रहे। मैं चाहता हूँ आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आप सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक पहुँचें। तो एक दिशा में आपको, जो गुरु का काम होता है एक दिशा देने का, जो एक टीचर का काम होता है दिशा देने का, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिशा मैंने आपको बता दी है, और अब आप अपनी दशा तय करेंगे उस दिशा के आधार पे। करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की। 58वां जो लेटेस्ट बना है 9 मार्च 2025 को, माधव टाइगर रिजर्व है। अब आपके लिए काम ये है कि आप देखेंगे कि प्रस्तावित तो नहीं है, कोई बनने वाला तो नहीं है, या इस महीने में तो कोई नहीं बन गया, 59वां कौन सा बनने वाला है या बन चुका है, तो 59वां कौन सा, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे आप याद रख लेंगे। तो जो रिसेंट के 2 बने हैं, दोनों मध्य प्रदेश में बने हैं, जिसमें एक माधव टाइगर रिजर्व है, माँ से माधव और माँ से मध्य प्रदेश, इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। रातापानी भी मध्य प्रदेश में है, जो 57वां 2024 में बना है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की चर्चा पे अब मैं शुरुआत करता हूँ। अधिनियम पे आते हैं। प्रमुख संशोधन 91 में, 2002 में, 6 में, 2022 में। संशोधन तो कई हुए, लेकिन ये 4 मुझे प्रमुख लगे। तो पूछ ले कब संशोधन हुआ, तो वैसे ये सवाल आने वाला है नहीं, फिर भी आप मोटा सा याद रखेंगे। 2022 में रिसेंट संशोधन लागू हुआ 9 सितंबर 1972 को। 9 सितंबर डेट महत्वपूर्ण है, हमें बहुत बार ईयर पूछी जाती है, डेट पूछी जाती है।
बहुत बेसिक बेसिक बातें पूछी जाती हैं। अध्याय इसमें 7 हैं, धाराएं पूछ ले तो इसमें 66 हैं। अनुसूचियां पूछ ले भैया तो 6 थी, मूल जो अधिनियम था उसमें 6 अनुसूचियां थी, बाद में 4 बची। इन अनुसूचियों में है क्या, तो प्रजातियों के नाम हैं, जैसे स्तनधारी प्रजातियों के नाम, उभयचरों के नाम, पक्षियों के नाम, पेड़ों के यानी पादपों के नाम, इन 4 अनुसूचियों में है। पहली अनुसूची में जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, यानी जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, उनके नाम दिए गए। तो चारों नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हजारों नाम इसके अंदर हैं और मुझे नहीं लगता कि हजारों हम याद कर पाएंगे, तो जरूरी भी नहीं है। तो तीसरी अनुसूची में पादपों के नाम है, ये आपको याद रखना है। पादपों यानी औषधि वाले पेड़ हो गए बहुत, उसमें तो तमाम वृक्षों के पौधों के नाम उसमें बताए गए। और चौथी अनुसूची और आखिरी, क्योंकि 4 अनुसूचियां बची, अब चौथी अनुसूची में है जो इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार में कुछ जीवों का इस्तेमाल होता है, औषधि बनाने में पौधों का, उनकी लिस्ट इसमें दी गई है, उसका थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो धारा 2 में, जैसा कि हम सब ने जाना है, धारा 2 में हमेशा परिभाषाओं की बात होती है। धारा 2 में परिभाषाओं की बात होती है। यहाँ भी प्राणी की परिभाषा दी गई है। कोई भी प्राणी, मनुष्य या वन में रहने वाला प्राणी, वो प्राणी इससे अभिप्रेत है। प्राणी वस्तु यानी उस प्राणी से उसका नाखून निकाला, खाल निकाली, हड्डी निकाली, उसका दांत हाथी दांत हो गया, जैसे ये चीज़ प्राणी वस्तु में आएंगी। सर्कस वो स्थान है जहाँ करतब दिखाए जाते हैं, कलाबाजी। आखेट शिकार करने में जहर देना, बेहोश करना, उसे क्षतिग्रस्त करना, उसकी खाल उतारना, किसी भी प्रकार से परेशान करना, घोंसला नष्ट करना, आवास नष्ट करना, सब शिकार में आता है। मांस की परिभाषा में पूछ ले तो मांस में सब कुछ आता है जो शरीर में है, उसकी खाल, हड्डियाँ, रक्त, रुधिर, सब कुछ जो कुछ भी है सब मांस की परिभाषा के अंदर आएगा। तो प्राणी की पूछ ले 2(1) में, प्राणी वस्तु की पूछ ले तो 2(2) में। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद इसे अलग से आप याद रखेंगे। 2(24)A में संरक्षित क्षेत्र की परिभाषा बताई, और संरक्षित क्षेत्र उन्होंने कहा कि जो इस अधिनियम में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र बताए गए हैं, इस संरक्षित क्षेत्र शब्द का मतलब उन्हीं से है। जैसे 1836, 1835, 36 ये धाराएं हैं जिनमें इसकी चर्चा की गई है। आगे धारा 5 का इम्पोर्टेंट धारा कहती है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बनाया जाएगा। धारा 5A मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन। अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बन गया धारा 5(1) में, पहली जरूरी बात। दूसरी जरूरी बात, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो माननीय PM साहब, प्रधानमंत्री जो होंगे देश के, वो इसके अध्यक्ष होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो वन व वन्य जीव के भार साधक मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और फिर कहा गया कि जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है ये एक स्थायी समिति का गठन करेगा। स्थायी समिति का गठन होगा इसके अंतर्गत, ये धारा 5B में 5 खामे बताया, और कहा कि गठन करेंगे उपाध्यक्ष PM साहब के साथ। पास तो समय की कमी है भाई, बहुत काम है, तो उपाध्यक्ष जी को, ये मंत्री जी को ये कहा गया कि आप गठन करेंगे, जो 10 सदस्यीय होगी, 10 सदस्य जिसमें होंगे, एक समिति बनाएंगे, ये आपका काम होगा। धारा 6 ने कहा कि भाई साहब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन होगा, ये हमने 5 में बात करी। धारा 6 में कहा कि इसी वन्यजीव बोर्ड एक राज्य का भी बनेगा। फिर धारा 7 ने कहा कि जो बोर्ड बनाया जाएगा राज्य का, वर्ष में 2 बार इसका अधिवेशन भी होना चाहिए जहां राज्य सरकार चाहे। धारा 9 का मतलब नो होता है, ये आपको दिखाई दे रहा, नो से याद रखेंगे कि ये नो कहता है, शिकार को नो कहता है, शिकार का प्रतिषेध करती है धारा 9। धारा 18 पे सीधा कुदाता हूँ आपको, अभ्यारण्य की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा। धारा 18 कहती है केंद्र सरकार को ये शक्ति देती है कि केंद्र सरकार अभ्यारण्य की घोषणा कर सकेगी किसी स्थान को। कोई स्थान है, आप मान लीजिए एक जगह है, कोई जंगल केंद्र सरकार को पसंद आया, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक यहाँ तक नजर जा रही है, इसे हम अभ्यारण्य घोषित कर रहे हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर रहे हैं। अब घोषित कर दिया, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे मान लो वनवासी हैं रहने वाले, या कोई शेड्यूल्ड ट्राइब वहाँ पे रहती है। अब उसके लिए समस्या हो जाएगी, भाई आपने इसे घोषित कर दिया अभ्यारण्य, अब हम कहाँ जाएं, तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई। एक तो घोषणा की जाएगी, दूसरा एक कलेक्टर साहब नियुक्त किए जाएंगे, जो वहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों में से कोई दावा करता है तो 30 दिन के अंदर कलेक्टर साहब नियुक्त होंगे। जैसे ही घोषणा होगी किसी स्थान के लिए,
30 दिवस हमारे लिए अवधि इंपॉर्टेंट है। 30 दिवस के अंदर एक कलेक्टर साहब वहाँ नियुक्त होंगे, उनका काम यही होगा। धारा 21 ने बताया कलेक्टर साहब वहाँ घोषित होकर एक उद्घोषणा करेंगे उस क्षेत्र में, गांव में, नगर में, उसके आसपास एरिया में, उस एरिया में बताएंगे कि भैया इस जगह को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया जा रहा है। और ये काम करेंगे वो 2 माह के अंदर, यानी जो भी व्यक्ति जब वो नियुक्त होंगे उसके 2 माह के अंदर ये उद्घोषणा करवाएंगे और ये बताएंगे कोई व्यक्ति वहाँ किसी जगह पर अपना दावा पेश करता है तो तत्काल 2 माह के अंदर कर दे। अब क्या होगा भाई, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये इसी चीज़ की जांच करेंगे, कलेक्टर साहब किसी ने दावा पेश किया है वो सही है गलत है, यदि सही है तो क्या उसे मुआवजा मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी नहीं। अब धारा 28 पे आपको लेके चलूँ तो कोई अभ्यारण्य घोषित हो चुका है तो अब उसमें मानव गतिविधि बंद कर दी जाती है, मिनिमम कर दी जाती है। तो यदि किसी को वहाँ जाना है तो कैसे जाएगा, तो जाने के लिए लाइसेंस लगता है और लाइसेंस देता कौन है, मुख्य वन्य जीव संरक्षण अधिकारी एक बनाए जाते हैं जो कि लाइसेंस की अनुमति देंगे। किन किन काम के लिए जा सकते हैं, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान है जा सकते हैं, फोटोग्राफी किसी को नहीं जा सकता, पर्यटन के लिए जाया जा सकता है, कोई निवासित व्यक्ति है वहाँ का उसके साथ कोई कारोबार करता है तो वो भी उसके अंदर जा सकता है, इसके लिए उसे लाइसेंस मिल जाएगा। धारा 35 कहती है राष्ट्रीय उद्यान या उपवन की घोषणा राज्य सरकार कब करेगी, कैसे करेगी, राज्य सरकार को शक्ति दी धारा 35 ने। वहीं धारा 38 कहती है कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उपवन की घोषणा केंद्र सरकार कर पाएगी धारा 38 के अंतर्गत। 3 धाराएं मैंने आपको बताई थी, धारा 16, धारा 35 और धारा 38, तीनों इंपोर्टेंट है। धारा 38A पे आएंगे, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जू के लिए जो है, जो चिड़ियाघरों को, जू को जो आप चिड़ियाघर देखने जाते हैं उन्हें मान्यता देने वाला एक प्राधिकरण है, चिड़ियाघरों को ये मान्यता देगा। इसने कहा एक तो इसका अध्यक्ष होगा, एक सचिव होंगे, उसमें 10 सदस्य होंगे, कुल मिला के 12 लोगों की ये समिति, 12 लोगों का प्राधिकरण, 12 लोगों की टीम इसमें काम करेगी। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अध्याय 4B, ये A और B जितने भी हैं आप सब जानते हैं, बाद में जोड़ी गई चीजें हैं। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण बनाया जाएगा। व्याघ्र शब्द से आप परेशान ना हो, इसका मतलब टाइगर ही होता है। टाइगर को हिंदी में व्याघ्र कहा गया, बाघ कहा गया। तो ये अध्याय 4B इसके बारे में बात करता है और इसकी एक धारा है 38 ठा से ठठेरा। ये धारा बहुत ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि भैया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो निकाय बनेगा वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। एक इसमें अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और इसमें बहुत सारे सदस्य होंगे। अध्यक्ष पूछ ले कौन होंगे, तो पर्यावरण वन मंत्रालय के मंत्री। बाघ या टाइगर प्राधिकरण, व्याघ्र प्राधिकरण जो है, टाइगर के लिए जो प्राधिकरण बना है उसके अध्यक्ष पूछ ले, जो केंद्र में मंत्री हैं, वन के और वन्य जीवों से संबंधित जो मंत्री हैं मेन कैबिनेट के, वो होंगे अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष यदि पूछ ले तो उपाध्यक्ष होंगे जो उसी विभाग के राज्य मंत्री हैं। मंत्री कितने प्रकार के हैं, क्या है, मुझे लग रहा है संविधान आपने पढ़ा होगा, आप जान गए होंगे। नहीं जाने तो संविधान आगे हम शुरू करने वाले हैं, उसमें हम पढ़ लेंगे। 38 कहती है कि राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। सदस्यों के लिए ये बात है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो क्योंकि पहले से ही मंत्री हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन बीच में हटेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे। जब तक वो मंत्री है तब तक वो मंत्री है, जब तक वो पद पे है नहीं रहेंगे तो दूसरे आ जाएंगे, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का इन्होंने बताया। धारा 38 में इन्होंने ऐसी ही सुविधा, ऐसा ही प्रावधान राज्य सरकार के लिए कहा और कहा कि एक संचालन समिति आप बनाएंगे जो पशुओं के संरक्षण के लिए काम करेगी और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे। अध्यक्ष तो माननीय मुख्यमंत्री साहब होंगे, उपाध्यक्ष होंगे वन और जीव मंत्रालय के मंत्री। ठीक है। 38 में बात करें तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। 38 में अपराध नियंत्रण ब्यूरो भी एक बनाया। मतलब मर गया मतलब अपराध हो गया, तो अपराध नियंत्रण ब्यूरो है 38 के। सारी चीज़ें जो 4B जो पूरा चैप्टर है वो 38 के इर्द गिर्द घूम रहा है। 38 ABCD 38 से लेके ये आगे चल रहा है, तो इसमें आप याद रखेंगे में अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाया। धारा 39 में कहा गया कि वन्य प्राणी जितने भी हैं ये सब सरकार की संपत्ति है। पूछ लेगा कौन सी धारा इस अधिनियम की कहती है कि जितने भी वन प्राणी हैं, पादप हैं, वो सरकार की संपत्ति है, तो 39 कहती है। धारा 50 से 58 तक अध्याय 6 अपराध की, निवारण की और उसकी सजा की बात करता है, जिसमें धारा 51 कहती है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का इसमें हो सकता है, सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है।
और कुछ मामूली मामलों में 10,000 तक का जुर्माना है। यहाँ 50 लाख तक का भी जुर्माना इसमें है। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे काम की चीज़ है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी बातें हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला अधिनियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। इसका नाम मुझे लग रहा है आपके पूज्य गुरुजी ने पढ़ाया भी नहीं होगा और इसका नाम किताब में भी शायद आपको ना मिला हो, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत इस्तेमाल होता है, थाने के स्तर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी 2-3 चीज़ें जान लो। 1 अप्रैल 1961 को लागू हुआ, 6 अध्याय 41 धाराएं हैं। अभी पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना करवाती है इसकी धारा 4। और अभी मैंने बताया था कि अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की मनाही थी। तो हमारे पास कोई अधिनियम है जिसमें पशु बलि की मनाही है? हाँ जी, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का ये कहता है। उसकी धारा 5 कहती है कि पशु बलि प्रतिषेध है, पशु बलि नहीं दी जाएगी। और धारा 11 कहती है कि पशुओं के प्रति क्रूरता, जैसे बीमार पशु से काम करवाना, बीमार पशु से दूध लेना और बहुत सारी क्रूरताएं, पशु को मारना, सताना, क्षतिग्रस्त करना, घायल कर देना, ये सारी क्रूरताएं इसमें आती हैं धारा 11 में। तो इनके लिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, धारा 11 उस पर लगती है। ये हुए प्रमुख 2 अधिनियम। अब मैं किताब के कंटेंट पे आपको लेके चलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिले। आप वीडियो है ना, ये 1 घंटे की जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जब इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे और फिर बुक से स्टडी जाके मारेंगे, तो 4-5 घंटे में आपका एक अधिनियम जाके कंप्लीट होगा। तो ये तरीके हैं। वही तो मैं कहता हूँ कि मैं केवल दिशा दिखाने का काम आपको करता हूँ। और ये भी मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, जब एग्ज़ाम आएगा, पेपर आएगा, देख लेना, सारे का सारा इन 22-24 वीडियो से ना फंसे तो फिर मुझे बताना आपके भैया आपने हमें क्या पढ़ाया था और क्या आ गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करी, 9 सितंबर को लागू, संपूर्ण भारत पे 7 अध्याय 66 धाराएं इसकी बात हो चुकी, 6 अनुसूचियां जो कि अब 4 हैं वर्तमान में। ठीक है, धारा 2.1 में प्राणी, 2.2 में प्राणी वस्तु, सर्कस, इन सब की बातें हम कर चुके। आखेट की बात कर चुके 216 में, कोई दिक्कत नहीं है। पशुधन के अंतर्गत देखो ये सारी चीज़ें आती हैं, भैंस, सांड, ये तो आते ही हैं, इनसे तो आप बिल्कुल आपको पता है। लेकिन इसमें बत्तख, हंस, कुक्कुट ऐसी चीज़ें भी आती हैं पशुधन में ही, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मांस में सारी चीज़ें आएंगी पशु की जो है। संरक्षित क्षेत्र की मैंने आपको बताई थी 224 अलग से, जो 35, 36 और 36 ए और सी में बताया गया है। अभ्यारण्य से तात्पर्य बता दिया, 4A एक अध्याय जोड़ा गया और 4B के बारे में हमने टाइगर के बारे में बात की, अध्याय 4B की, उसकी डिटेल में हमने बात करी ली। ये सारी चीज़ें 5A राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बनेगा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, ये सब बातें हमने कर ली। फिर ये एक राष्ट्रीय बोर्ड अपने विवेक से स्थायी समिति बनाएगा जो 10 सदस्यों की होगी और उपाध्यक्ष इस समिति को बनाएंगे, ये बात हमने अभी कर ली। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। धारा 12 में कहा कि आखेट की अनुमति कब होगी, शिकार की अनुमति कब होगी, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सारी चीज़ें, ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं आपको। ठीक है, धारा 17 कहता है पेड़ तोड़ने, उखाड़ने, इन सब चीज़ों का प्रतिषेध करती है धारा 17। और धारा 17C कहती है कि बिना सरकार की परमिशन के खेती नहीं करी जाएगी। जो सरकार ने पादपों की एक लिस्ट बनाई है, अनुसूची 3 में जो चीज़ कही गई है उसका ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा। और उस जो उसमें लिस्ट दी गई है उसकी कोई खेती करेगा तो पहले लाइसेंस लेना ज़रूरी है। धारा 18 जो कि ज़रूरी है, वन्यजीव शरण स्थल जो कि राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए जाएंगे। धारा 18B 30 दिन के अंदर एक कलेक्टर नियुक्त किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा, कलेक्टर की नियुक्ति की बात करती है। धारा 19 में ये कलेक्टर चेक करेंगे भाई किसी की वहाँ अस्तित्व, अपने अधिकारों की, प्रकृति की, इन सब चीज़ों की जांच करेंगे और बताएंगे, ये सब चीज़ें हैं। 60 दिनों के भीतर किसी व्यक्ति का क्षेत्र है, प्रादेशिक भाषा में एक उद्घोषणा होगी। तो यही सवाल आ जाएगा किस भाषा में की जाएगी घोषणा, हिंदी में, इंग्लिश में, स्थानीय भाषा में, कि राज्य की भाषा में। तो प्रादेशिक स्थानीय भाषा में, वहाँ की नॉर्मल भाषा में। हो सकता है कोई वन में निवासी हिंदी ना समझता हो, तमिल ना समझता हो या इंग्लिश ना समझता हो, तो उसकी भाषा में ही, वहाँ की भाषा में किया जाएगा। और 2 वर्ष के भीतर कलेक्टर साहब कार्रवाई करेंगे। यदि कोई दावा पेश करता है, प्रस्तुत करता है, तो उसकी जांच करके 2 वर्ष के भीतर काम खत्म करेंगे। उसे मुआवजा देना है या उसके दावे को खारिज करना, ये सारी चीज़ें होंगी। ये हुआ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और धारा 28 आप देखेंगे कि जो भी मुख्य वन्यजीव संरक्षक अधिकारी है किसी व्यक्ति को निम्नलिखित कारणों के लिए, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंस दे सकता है।
एक तो अन्वेषण या अध्ययन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, टूरिज्म यानी पर्यटन के लिए, और अभ्यारण्य में कोई व्यक्ति निवास करता है उसके साथ कारोबार करने के लिए। ये चीज़ें हैं। 30 से लेकर 33 तक बताती हैं कि आग नहीं लगा सकते, हथियार लेके नहीं जा सकते, क्षति नहीं कर सकते, और निवारण और अपराधों का जो भी नियंत्रण है उस क्षेत्र के अंतर्गत वो वन्य जीव संरक्षण द्वारा किया जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। वन्य जीव संरक्षण बड़ा अधिकारी वहाँ है तो वही सारी चीज़ों को देखता है। निदेशक तो केंद्र के लेवल पे बात हो जाती है। ये सब हो गई। धारा 33A कहती है कि वन्य जीव संरक्षक वन्य जीव अभ्यारण्य के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी पशुधन में संचारी रोग का विहित उपाय करेगा। यानी जो अभ्यारण्य है उसके 5 किलोमीटर तक के एरिया में किसी भी पशु को कोई संचारी रोग होता है, कोई भी ऐसा वायरस वाला जो फैलने वाला रोग होता है, तो उसकी व्यवस्था उसको वो देखेंगे कैसे उसे ख़त्म करना है। एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष मुख्य वन्यजीव संरक्षक अथवा वनपाल स्तर के अधिकारी होंगे जो सलाह देगी। सलाह समिति का काम होगा सलाह देना, जो कि संरक्षण में काम आए ऐसी सलाह, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई सलाह देनी हो किसी व्यक्ति को। तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि वहाँ पर सरकारी भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन से उसे बेदखल करने की शक्ति भी सहायक वनपाल स्तर के अधिकारी को है। धारा 35 इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन घोषित कर सकेगी। धारा 36A कहती है कि ऐसा करने के लिए स्थानीय समुदायों का परामर्श लेना होगा और अपने स्वामित्व के किसी क्षेत्र को जो राज्य सरकार के अंडर कोई क्षेत्र है उसे घोषित कर पाएगी, लेकिन स्थानीय लोगों से परामर्श लेना यहाँ जरूरी बताया गया। धारा 38 भी इम्पोर्टेंट है। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उपवन घोषित करने की ये केंद्र सरकार की शक्ति के बारे में बात करता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की बात होती है धारा 38A में, और धारा 38A ही कहती है कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे और 10 सदस्य होंगे। कुल मिला के 12 लोग इसमें होंगे। अध्यक्ष और सचिव को छोड़कर जितने सदस्य हैं वो 3 वर्ष तक के लिए पद धारण करेंगे। ये बात हो गई भाई, इतनी चीज़ें हो गई। वार्षिक रिपोर्ट तो खैर सारे ही प्राधिकरण भेजते ही हैं अपनी अपनी सरकारों को, ठीक है। 38 जा कहता है कि प्राधिकरण की मान्यता के बिना कोई जरूरी बात नहीं है, कोई जरूरी बात इसमें नहीं है। ये आप समझे, मैं जो कह रहा था अध्याय 4B जो बना है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यानी टाइगर के संरक्षण के लिए प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष होंगे वन मंत्रालय के मंत्री और उपाध्यक्ष होंगे वहाँ के राज्य मंत्री। तो ये केंद्र के सरकार के द्वारा बनाया जाएगा टाइगर्स के संरक्षण के लिए। सदस्यों की कार्यकाल 3 वर्ष है, वहाँ भी 3 वर्ष था, यानी इस अधिनियम के तहत सदस्यों का कार्यकाल पूछ लो तो 3 साल है। और अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष जब तक मंत्री हैं तब तक वो उसके अध्यक्ष हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। ये क्विक फैक्ट आप जरूर याद रख लेंगे। वन्य जीव संस्थान भारत का देहरादून में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में होती है। जीवों का संरक्षण संस्थान मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह एशिया का पहला है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जैव विविधता एवं पर्यावरण के लिए अनुसंधान के लिए भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है और ऑपरेशन थंडरबर्ड वन्य जीवों की प्रति हो रहे अपराध को नियंत्रण करने से संबंधित है। और भारत ने 2002 में जैव विविधता संरक्षण के लिए अधिनियम लागू किया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया? जवाब है गुरु, वर्ष 2002 में। 38 कहता है कि राज्य सरकार एक संचालन समिति बनाएगी और इस संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे और उपाध्यक्ष कौन होंगे, ये है सवाल। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और जो मंत्री हैं उस विभाग के, यानी वन और वन्य जीवों से संबंधित जो मंत्री हैं श्रीमान मंत्री महोदय होंगे इसके उपाध्यक्ष। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। हमारी तरह किसी को जुकाम खांसी से पीड़ित नहीं होना है। आपका एग्ज़ाम है, आपको मेहनत करके एग्ज़ाम पे फोकस करना। तो बीमार होना अभी आप जो है इग्नोर करेंगे। बीमार होना बिल्कुल आपकी ठीक नहीं है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च में होना है, तो बीमार नहीं हो सकते। इसलिए गर्म पानी का सेवन सुबह सुबह बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अब मैं बात करता हूं भाई, आगे बढ़ते हैं और कोई बात इसमें 38M में कह रहा है कि केंद्र सरकार बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजातियों के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करेगी और वन्य संरक्षण निदेशक होंगे। अभी मैं बात कर रहा था वन्य जीव संरक्षण निदेशक, केंद्र के लेवल की बात हो गई, ये होंगी। ये सारी चीज़ें हो गई, लाइसेंस का ये सब नवीनीकरण 30 दिन में करवा लेंगे, ठीक है बिल्कुल। कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही।
51(1) कहती है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का होगा। अध्याय 5(a) के तहत कोई भी अपराध होता है तो। और यहाँ इन्होंने बताया कि भैया प्रथम दोष सिद्धि पर 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा। अगर दोबारा काम होता है तो फिर यही सज़ा 5 से 7 वर्ष तक हो जाएगी और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये चीज़ें हमारी समझ में आई। धारा 54 कहती है अपराध का मुख्य वन जीव संरक्षक शमन कर सकता है। शमन करना क्या होता है? शमनीय अपराध कौन से हैं, अशमनीय अपराध कौन से हैं, जमानती अपराध कौन से हैं, गैर जमानती अपराध कौन से हैं। मेरे प्यारे साथी, सारी चीज़ों की बात मैं पुराने अधिनियम में किसी न किसी अधिनियम में कई बार कर चुका हूँ। BNS की जब हम बात कर रहे थे उसमें कर चुका हूँ, तो इस पे मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की ज़रूरत है। तो इन्हें आप पुरानी वीडियो से जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देख लें। बहुत काम की चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। बाकी और कोई बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। 58 में एक अपील प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा और उस प्राधिकरण के अध्यक्ष ऐसे आदमी होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखते हों या रहे हों। ये चीज़ आपकी समझ में आई। यहाँ से भी सवाल बन सकता है। एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि भाई साहब वन में कोई अपराध हो रहा है, कोई व्यक्ति उसे पकड़वाता है तो जुर्माना जितना है उसकी 50% राशि उस आदमी को मिलेगी जिसने वो पकड़वाया। 50% मतलब आधा धन उसे मिल जाएगा। ज़रूरी बात है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार मुख्य संरक्षक को ऐसे व्यक्ति जो अपराध का पता बताने में अपराधी को पकड़वाने में सहायता करता है 10,000 तक का पुरस्कार भी दे सकती है। 65 धारा कहती है अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, और ये है भारत सरकार द्वारा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये भी आप याद रखें, किया जा सकता है लेकिन सरकार की अनुमति से। ST और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वनों के जो निवासी हैं, वनों में रहने वाले वनवासी हैं, उनके अधिकारों के लिए 2006 में एक अधिनियम आया। 2006 में ये अधिनियम आया। 2006 आप याद रखेंगे। और ये बात याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय महोदय ने, श्रीमान ने इस बात को खारिज भी कर दिया था उनके अधिकार को लेकर। कहा कि इस पे तो सरकार का हक है वनों पे। आगे बढ़ेंगे। वन जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में प्रमुख संस्थाएं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात करेंगे। सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है भैया। इसका 1972 में गठन होता है। 2003 राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन होता है। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2003 में इसका गठन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात, 2003 में बनता है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। इसके अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, ये सवाल आपके लिए कमेंट में आप छोड़ें इसका जवाब। अभी हमने बताया है, बहुत ज़्यादा देर भी हुई नहीं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो हमने बताया था अध्याय 4B 4 में जिसकी हमने बात करी थी, इसका गठन 2006 में होता है 1972 के इसी अधिनियम के तहत। सवालों की तरफ रुख करता हूं और सवालों पे चर्चा करते हैं। हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज़ देखनी है कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते समय आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि किस तरह का सवाल बन सकता है। जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी तो वहाँ से कौन से 3 सवाल, कौन से 4 सवाल इस लाइन में घुमा कर पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उस तरह से आपको ट्रेन करना है, आपको सवालों के जवाब देने हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी है, उसी अप्रोच को ध्यान रखते हुए और सवाल करते हुए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं तो देखें किस तरह के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि फलाने सब्जेक्ट से कितना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ आपको अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर विशेष ध्यान हम देंगे, उससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि कितना डीप हमें पढ़ने की ज़रूरत है। पूज्य गुरुजी ने जो 4-4 घंटे की एक क्लास करवाई है और 200 क्लास जो पूज्य गुरुजी ने करवाई है, उनकी कितनी ज़रूरत है ये प्रीवियस ईयर से ही आपको अंदाज़ा लगेगा। पहला सवाल, वर्तमान समय में जीव जंतुओं की प्राकृतिक आवासों का विनाश किसके कारण हो रहा है? तो इन चारों के ही कारण हो रहा है। जनसंख्या विकास हो, औद्योगिक प्रगति हो, नगरीकरण हो, इन्हीं के कारण हो रहा है। 1972 में ये लागू कब हुआ था? 9 सितंबर को। अभी हमने बात करी 7 अध्याय, 66 धाराएं, 6 अनुसूचियाँ और वर्तमान में बची हैं 4, इसकी बात मैं कर चुका। 2017 में ये सवाल आया। अब जो सवाल आया उसे देखें। ये सवाल आया है, यानी ऐसे सवाल, इस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। 2017 का एग्जाम आप जानते हैं, सब ने कहा कि
टफ को सवाल है, मुश्किल सवाल उसमें पूछे गए थे। भारत का कौन सा अधिनियम है जो जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? आपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ा है। सिंपल एज दैट, ऐसा क्वेश्चन बनेगा और जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ा होगा या आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी। आपने पढ़ाई नहीं है, आप छोड़ के ही चले गए, तो फिर आप इसकी जगह जैव विविधता वाला भी लगा सकते हो, पर्यावरण संरक्षण भी लगा सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है तो वहाँ पर गलती के चांस ज़्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा 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 सिलेबस में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि जब इजी क्वेश्चन आएगा तो आप मार खा जाएंगे। जब टफ क्वेश्चन आएगा उस जगह से तो वो उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा जो बच्चा पढ़ के गया है, लेकिन इजी क्वेश्चन आएगा तो जो छोड़ के चला गया वो नहीं कर पाएगा, बाकी सब कर देंगे। इसलिए खेल यहाँ खराब हो जाएगा। टफ क्वेश्चन भी आएगा तो ऑप्शन से, एलिमिनेशन टेक्निक से, तमाम टेक्निक्स ऐसी मैंने आपको समझा रखी है, उससे आप क्वेश्चंस को करेंगे। मैथमेटिक्स की जो सीरीज मैंने चला रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें मैं करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, उसे जरूर कर लें ताकि उसमें जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एग्जाम में आप लगा पाओ। उसे भी कर लेंगे, प्लेलिस्ट मैंने बाकायदा बना रखी है हर चीज़ की। तो ये अधिनियम आया था, कोई दिक्कत नहीं है। किसको शामिल किया गया है? इन सभी को शामिल किया गया है, कोई दिक्कत नहीं थी इस सवाल में। प्राणी वस्तु की परिभाषा मैंने बताया था, प्राणी की परिभाषा 2-1 में और प्राणी से वस्तु की परिभाषा 2-2 में, तो 2-2 इसका सही जवाब लगाकर मैं आगे बढ़ूंगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आखेट क्या है भाई? विष देना, शरीर को क्षतिग्रस्त करना, घोंसले को नष्ट करना, ये सभी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। निम्न में से कौन सा पशुधन है? तो ये भैंस, ऊंट, घोड़ा, बतख सभी पशुधन है। 8वां सवाल, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस धारा में संरक्षित क्षेत्र को परिभाषित किया? अलग से बताया था, 224 मैंने आपको अलग से बताई थी। संरक्षित क्षेत्र के लिए जो 18, 35 और 36 ए और सी में जो चीज़ की। केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति करेगी? ये सवाल आपके लिए है भाई। ये क्या मैंने आपको बताया था? 9वें क्वेश्चन का जवाब मैंने क्या आपको बताया है? 9वें का है, धारा 3 के अंतर्गत वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति करेगी। इसे आप याद रख लेंगे क्योंकि ये मैंने नोट्स में कवर नहीं करवाया, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें लेके चलता हूँ। एक नोट्स मेरे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने मूल PDF पढ़ी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, फिर किताब पढ़ी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, फिर मैं किताब का कंटेंट और क्वेश्चंस भी आपको इसीलिए करवाता हूँ कि कोई भी गुंजाइश बचे ना। 10वां सवाल, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष हमने बताया था भैया, राष्ट्र की बात होगी तो प्रधानमंत्री होंगे इसके अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष की बात यदि करी जाए तो उपाध्यक्ष के बारे में हम बता चुके थे, मंत्री जो होंगे वो उसके उपाध्यक्ष होंगे। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे बताएं क्या इसका जवाब होगा भाई। नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? स्थायी समिति के सदस्यों की नियुक्ति मैंने आपको बताया था उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। सिंपल सा सवाल था, 10 लोगों से मिलकर ये बनती है। राज्य वन्य जीव बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होगा? गुरुजी 2 बार होगा, आपने अभी बताया था। वन्य प्राणियों के शिकार की अनुमति दी जा सकती है जब मानव जीवन के लिए खतरा बन जाए, निःशक्त या रोगी हो, अस्वस्थ हो, स्वस्थ होने की संभावना ना हो, तो इन सभी में दी जा सकती है। ये कॉमन सेंस के सवाल है, कॉमन सेंस के सवाल हैं। ये देखें, शिकार की अनुमति कब दी जा सकती है? शिक्षा से संबंधित, वैज्ञानिक अनुसंधान, तो औषधि के लिए। ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दम है नहीं। अगला सवाल देखें, देखिए प्रतिषेध, पादपों को तोड़ने का प्रतिषेध मैंने बताया था, धारा 17 में ये बात कही गई थी। और धारा 17C में क्या था भाई? धारा 17C में था दोस्त कि कोई भी पादप उगा रहा है व्यक्ति जो केंद्र सरकार ने लिस्ट में दिया है, उसके लिए लाइसेंस लेना होता है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुजी किसी क्षेत्र को वन्यजीव शरण स्थल घोषित करना है राज्य सरकार के द्वारा, तो धारा 18 मैंने बताई थी जिसमें राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। 18, 38 और 36 ये सब हमने बात करी थी, और धारा 5A की भी हमने बात करी थी जो इम्पोर्टेंट थे। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रवेश के लिए फोटोग्राफी, वैज्ञानिक, ये सब कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इसमें दम नहीं है भाई। आयुध सहित प्रवेश के लिए मैंने बताया था 31 से 33-34 तक मैंने बताई थी। निषेध के बारे में जहां बताया गया था ऑप्शन 31, यहाँ पर धारा 31 है ऑप्शन सी में, आयुध के साथ प्रवेश पे इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। धारा 30 कहती है अभ्यारण्य में आग नहीं लगाएगा, 32 कहती है क्षतिकर पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा, और 33 कहती है यदि ऐसा कोई अपराध होता है तो उसके लिए कौन आदमी देखेगा, उसका नियंत्रण कौन करेगा? प्रमुख मुख्य वन अधिकारी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में कुल कितने सदस्य हैं भैया? तो मैंने बताया था एक अध्यक्ष है, एक सचिव है और 10 लोग और हैं, तो टोटल 12 लोग इसमें मिलके काम करते हैं। कार्यकाल यदि पूछ ले इनका तो 3 वर्ष का कार्यकाल है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं।
अगला सवाल आपके सामने है कि लाइसेंस प्रदान करते हैं वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत नवीनीकरण या निलंबन का 30 दिन का समय है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये काम करता है मुख्य वन्यजीव संरक्षक, जो एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति बाघ आरक्षित क्षेत्र के संबंध में अपराध करता है, अध्याय 4B जो मैंने अलग से बताया था टाइगर के लिए, उसके संबंध में करता है तो 3 वर्ष का, मैंने बताया था धारा 51 की हमने बात करी थी अभी जिसमें ये सब बातें हमने करी थी। 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का 50,000 तक का हो सकता है। और दोबारा यदि वो काम कर दे, फिर से अपराध कर दे, तो ये वाली चीज़ 7 वर्ष तक कारावास हो जाएगा और दंड भी 5 लाख से शुरू होगा, 50 लाख तक जाके कहीं भी गिर सकता है। 23वां क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपराधी को पकड़वाने में यदि काम करता है तो धारा 60A कहती है उसे 50% जुर्माने की राशि का दिया जाएगा पुरस्कार के रूप में। और दूसरे जो वन रक्षक है उसे ये भी दिया गया है अधिकार कि वो 10,000 तक का और इनाम दे सकता है, ये भी एक धारा में हमने अभी पढ़ा था। अगला सवाल कि जनजाति के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान वन्यजीव अधिनियम की कौन सी धारा करती है, तो 65। याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, 1973 में शुरू हुआ था। 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए जो कि 58 हो चुके हैं। रिसेंट या सबसे लेटेस्ट माधव जो कि मध्य प्रदेश में है, और उससे पहला 57वां भी हमने पढ़ा था, मध्य प्रदेश में बना था। 53वां अपने यूपी में बना था, उसका क्या नाम है कमेंट में मुझे बताएं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900, देखो ये 2021 में सवाल आया है, तो अंदाजा आपको लगेगा कैसे सवाल आते हैं। आपने देखा 2017 में केवल एक क्वेश्चन आया, यानी कि इसमें अधिनियम के अंदर से सवाल बनने की कम चांसेस हैं, लेकिन बनेगा भी तो हमने वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बिंदु पढ़ ली हैं जहाँ से सवाल बनना चाहिए। 21 में कुछ सवाल बने, और सवाल की आप लेवल देखें कैसा सवाल पूछा जाता है मूल विधि से। प्रावधानों के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाएं द्वारा किसके द्वारा स्थापित करी जाएंगी गुरुजी? केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित करी जाएंगी, हमने ये पढ़ लिया है। अगला सवाल देखें, ये भी 21 में आया, कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये हमने पिछली क्लास में अधिनियम पढ़ा था, इस अधिनियम का ये सवाल नहीं है, और इससे पहला वाला सवाल भी इस अधिनियम का नहीं है, इससे पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा भाई पढ़ लो, कृपा करके पढ़ लो, आपके एग्जाम में आना है। मैं तो एग्जाम निकाल चुका, मेरे एग्जाम का मतलब नहीं है। धारा 16 मैंने उसमें आपको पढ़ाई थी, 27वां क्वेश्चन हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। 19 नवंबर को ये लागू होता है। सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए भाई। यदि लेट कर रहे हो तो मुश्किलें आप अपने लिए खड़ी कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा है आखिरी के 50 दिन केवल मॉक पेपर की प्रैक्टिस करेंगे यूपीएसआई वाले बच्चे, और मॉक भी हम ऑफलाइन लगाएंगे। ऑनलाइन कोई बच्चा मॉक लगा रहा है तो वो ऑफलाइन लगाएगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है, इसलिए मैं मॉक भी ऑफलाइन ही लगाऊंगा। 28वां क्वेश्चन देखें, ये भी आया है पेपर में, और ये क्या पूछ रहा है? पर्यावरण को जलवायु, भूमि और के बीच मौजूद अंतर संबंध को शामिल करने के लिए, यानी पर्यावरण की परिभाषा एक तरह से पूछ रहा है। तो भैया पर्यावरण में सबसे पहली चीज़ तो मनुष्य ही होगी, तो इसमें मनुष्य की बात नहीं हुई, ये गलत हुआ। इसमें भी मनुष्य की बात नहीं हुई, ये गलत हुआ। अन्य जीवित प्राणी होंगे, ठीक है, पौधे होंगे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति, ये तो ठीक बात है पहली। और इससे अच्छा ऑप्शन है कोई मनुष्य, पौधे, सूक्ष्म जीव, पृथ्वी। भाई इसमें अन्य जीवित प्राणियों की बात नहीं हुई, ये भी गलत हुआ, तो ऑप्शन ए सही है। कॉमन सेंस वाले सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप देखें, यदि किसी बच्चे ने केवल रीडिंग मार रखी है तो वो इस स्थिति में है कि वो सवालों को कर पाएगा। ये आपने पढ़ा। 29वां क्वेश्चन आपके सामने है गुरु। संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? बच्चे ये जल प्रदूषण हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और धारा है इसकी धारा 13, ये आप याद कर लेंगे, थोड़ी व्याख्या को पढ़ेंगे। संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण 1947 की धारा 13 के तहत की गई है, ठीक है। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1947 का आप समझ रहे हैं, और ये इससे पहले 72 में भी था, ठीक है, 74 में, सॉरी, ये रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा के अंतर्गत? कक्षा गलत लिख दिया इसने, धारा 17 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को इस अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया। धारा 17 आप पढ़ेंगे। इस अधिनियम में 64 धाराएं टोटल हमने देखी थी, 8 अध्याय हमने देखे थे पिछली क्लास में, इसको हम पढ़ चुके हैं, जिसके सवाल हम इसमें ले रहे हैं। मुख्यालय पूछ ले तो नई दिल्ली में है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है भैया। निम्नलिखित में से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है?
तो जल सबसे पुराना है, इसे आप इस तरह याद रखेंगे जब भी पर्यावरण की बात होगी, जीवों की बात होगी, पूछ ले सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है, तो उस केस में जल पुराना अधिनियम रहेगा। और आपको ईयर याद होनी चाहिए भाई, 1861 का। अभी इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी ऑप्शन में डाल देता तो उत्तर गलत हो जाता, बदल जाता। ये 21 में आया, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहा ये। अनुच्छेद 252 के तहत ये लागू होता है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका जवाब 1974, जो कि हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 252 के तहत संविधान के तहत ये शक्ति मिलती है और विभिन्न राज्यों के बोर्डों के लिए नीतियां बनाता है कौन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 जो एग्जाम में आया है, कहता है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे, तो इस पे बात हम कर चुके थे। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, इसकी बात हमने कर ली। उपाध्यक्ष की बात यदि आपसे पूछ ले तो उपाध्यक्ष भी आप जानते हैं संबंधित मंत्रालय, यानी कि वन्य एवं वन्य जीवों से संबंधित मंत्रालय के जो भी हमारे मंत्री हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस सवाल को देखें, क्या ये सवाल कॉमन सेंस का नहीं है? ये सवाल 2021 में आया है, क्या इस सवाल के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत है? जो बच्चा जानता है, केवल अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, केवल नागालैंड की बात कर रहा है, केवल मिजोरम की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन डी ऐसा है जो सभी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, यानी जो चीज़ बनी है वो एक कैटेगरी के सभी राज्यों के लिए तो बनेगी। तो केवल अरुणाचल, केवल नागालैंड, केवल मिजोरम नहीं, सभी केंद्र शासित प्रदेश और उनमें निवास करने वाली जनजातियाँ, इन सब के लिए ये है। तो धारा इस तरह से बेसिक से आप इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं, अगर बेसिक कॉमन सेंस आप समझते हैं, बेसिक सी रीडिंग आपने मार रखी। ये सवाल देखें 21 में आया, कह रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? जिस वर्ष अधिनियमित किया गया था गुरुजी, उसी वर्ष तो पारित किया गया। और संविधान के अनुच्छेद 51A जी में और 48A में। 51A जो कि मूल कर्तव्य की बात करता है, कर्तव्य की बात करता है। 48A जो राज्य के कर्तव्य हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो तत्व से लिया गया 48A जो कि पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित हमारे अनुच्छेद हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये चीज़ें आई होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में आप लोगों का समय बचाते हुए मैं शॉर्ट में चीज़ों को जल्दी से सारी चीज़ें कवर करते हुए वीडियो को ख़त्म कर पाऊँ, ताकि आपके हिस्से का काम रह जाए। मेरा काम बस इतना ही है, गुरु का काम, एक टीचर का काम इतना ही है, 20-30% ही गुरु का काम है, टीचर का काम है। उसके आगे आपका काम शुरू होता है, बच्चे का काम शुरू होता है। वो नोट्स बनाए उस चीज़ के प्रॉपर, सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़े, नोट करे, फिर अपने डाउट निकाले, उन डाउट्स पे काम करे, सेल्फ स्टडी करे, किताब से पढ़े, किताब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करे, आगे आने वाले कौन से सवाल आ सकते हैं, कैसे सवाल बन सकते हैं, इसको ध्यान में रख के तैयारी करनी होती है मेरे भाई। और मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि 2026 में सिलेक्शन निकालेंगे, किसी ना किसी सरकारी नौकरी में निकालेंगे, और जो हमारा काम है करने का उसमें 100% हम देंगे भाई। हमारा काम है पढ़ने का, तो जितना भी हमारे पास समय है वो पूरा पढ़ाई में लगाएंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे और साथ में अच्छे दोस्त बनेंगे भी, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए और ख़ुद भी मोटिवेट रहेंगे। और जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव लोग का मतलब जो कहते हैं नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, फला काम ऐसे नहीं हो सकता, फला चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, उनसे हाथ जोड़ के राम राम, उनसे दूरियां बना के रखेंगे तो बिल्कुल आपका भविष्य उज्जवल होगा मेरे भाई। आप निश्चित ही मेरी इस बात को माने, जो 10 साल का 8 साल का मेरा अनुभव है परीक्षा देने का या पढ़ने पढ़ाने का, उसके आधार पे बता रहा हूँ। चीज़ें होती हैं, निश्चित ही होती हैं, कंपटीशन है, लेकिन आप सब जानते हैं फॉर्म भरने वाले बच्चे 20 लाख होते हैं, 40 लाख होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे 1 लाख ही हैं। उनमें भी जब प्रैक्टिस की बात आती है तो बच्चे तो वीडियो में बिजी हैं, प्रैक्टिस करने वाले और 20,000 कम हैं, मॉक देने वाले और 20,000 कम है। जो असल में कंपटीशन है ना, जो 4,500 में 4,500 जगह के लिए, वो असली कंपटीशन 60-70 हज़ार बच्चे का है। 60-70 हज़ार बच्चे में जो छोटी छोटी बारीकियों पर काम करेगा, मॉक की समझ जैसे होगी, मॉक कैसे लगाना है, जो डिस्टर्बेंस की भी तैयारी करेगा, जो उस समय की भी तैयारी करेगा, जो उस एंजाइटी प्रेशर सब चीज़ के लिए तैयार होगा, वो सिलेक्शन ले जाता है। और जिसका संयोग अच्छा होता है, जिसका भाग्य में नौकरी लिखी है, भाग्य तो थोड़ा सा रोल अदा करता है, लेकिन इस उम्र में जवान बच्चा भाग्य की बात नहीं करता।
जवान बच्चा पौरुष की बात करता है, जवान बच्चा अपने कर्मों की बात करता है, जवान बच्चा अपनी मेहनत की बात करता है। तो हमेशा अपनी मेहनत पे यकीन रखेंगे। भाग्य की बातें वो लोग करते हैं जो जिन्हें कर्मों पे भरोसा नहीं है या जिन्हें अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है। अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे, निश्चित ही सफलता मिलेगी सभी साथियों को। इसी उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि अगली वीडियो में मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। आप सबको जय हिंद।